नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 3 बीज की विकास यात्रा। इस चैप्टर में हम बीज क्या होता है, कैसे वो अंकुरित होता है और कैसे उसमें वृक्ष उत्पन्न होता है, यानी कि बीज से कैसे वृक्ष की वृद्धि होती है, यानी कि पूरे बीज की एक विकास यात्रा के बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, चित्र आपको दिए गए हैं 4, उसके आधारित नीचे कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। 4 चित्र है इसमें। देखिए, पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमारा पहला ही सवाल है। तो पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में हमें एक तो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है और एक बीज है जो आराम से लेटा हुआ है, यानी कि बीज दिखाई दे रहा है। इतना हमें ये पहले चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर है दूसरा चित्र, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो चंद्र, पहाड़ और बीज को अंकुरित होने के लिए वो तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो खड़ा है, बीज अंकुरित होने के लिए तैयार है, वो हमें दिखाई दे रहा है। फिर है तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो तीसरे चित्र में बरसात की ऋतु दिखाई दे रही है। इसमें भी यही लिखा है कि तीसरे चित्र में किस ऋतु का दृश्य दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में भी बरसात वाली मौसम दिखाई दे रही है। फिर है चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चौथे चित्र में बरसात मिल गई, हवा मिल गई, पानी मिल गया, इसकी वजह से बीज अंकुरित होकर एक बड़े से वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है। यानी कि चौथे चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो पहाड़ है, बीज में से अंकुरित हुआ बड़ा सा वृक्ष है, सूर्य है, आसमान है और घास भी हमें दिखाई दे रही है। यानी कि चौथे चित्र में हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब है विभिन्न प्रकार के बीज एकत्रित कीजिए। विभिन्न प्रकार के बीज हमें एकत्रित करने हैं। उसमें कौन कौन से? तो कि सेम, मूंग, अरहर, चना, गेहूं, मक्का जैसे बीज इकट्ठा कीजिए। सभी बीज एक थैली में मिला दीजिए। 3 समूह बनाकर एक एक मुट्ठी बीज प्रत्येक समूह में ले लीजिए। बीज पर निम्नानुसार प्रयोग करके निष्कर्ष लिखिए। इस पूरे प्रयोग से हमें यही जानकारी लेनी है कि बीज कितने प्रकार के होते और बीज अंकुरित होने में कितना समय लेते और कौन से बीज कितने समय में अंकुरित हो जाते हैं, उसी सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। यह बीज किस प्रकार के होते, उस बीजों का प्रकार ही हमें इस पूरे चैप्टर में देखने भी है। क्रियाकलाप हमें करने के लिए बोला गया है। विभिन्न प्रकार के बीज को पत्थर से तोड़िए। अब हमने जो बीज के प्रकार लिए थे, यानी कि सेम, मूंग, अरहर, चना, गेहूं, मक्का, वो सब लिया था। उस बीज को क्या करना है? सभी बीजों को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करनी। बीज को तोड़ने पर जिनके 2 समान भाग होते हो उन्हें अलग रखिए। यानी कि बीज पर पत्थर से मारने पर अगर उसकी समान 2 हिस्से हो जाते हो तो उसको अलग रख दीजिए। जिनका चूरा हो जाता हो उन बीजों को अलग रखिए। इसमें से जिनका चूरा हो जाता हो, यानी कि पत्थर से मारने पर पूरा चूरा चूरा हो जाता है, उसको अलग रख लीजिए। अंत में जिस बीज का टुकड़ा या चूरा हुआ है उसे एक कागज पर घिसिए। अगर वो कागज पे घिसने पर कागज तेलीय हो जाता हो तो उसको भी अलग रखना है। अब सोचकर लिखिए में है कि यहाँ पे हमें लिखना है। पहला था हमारा सेम। ओके, तो अगर हम सेम को पत्थर से मारेंगे तो उनके क्या हो जाएंगे? समान 2 भाग। यानी कि पहला जो है सेम, उसको ले लेते हैं। तो सेम को अगर हम पत्थर से कूटेंगे तो उसके 2 समान भाग हो जाएंगे। यानी कि पहला खाना जो है 2 समान भाग हुआ हो ऐसे बीज, तो उसमें हम पहले में लिख सकते हैं सेम। फिर है दूसरा हमारा था मूंग। मूंग पर भी अगर आप पत्थर से मारोगे तो उसके समान 2 हिस्से हो जाएंगे। यानी कि मूंग भी हमारा आ जाएगा पहले ही खाने में मूंग। फिर है हमारा अरहर। अरहर की भी दाल होती है, यानी कि अरहर पर भी अगर हम पत्थर से मारेंगे तो उसके 2 समान भाग हो जाएंगे। यानी अरहर भी यहाँ पे आ गया। फिर है चना।
चना पर भी अगर आप पत्थर से मारोगे तो उसके दो समान भाग हो जाएंगे, यानी दो समान भाग हुए में भी चना भी आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेम, मूंग, फिर अरहर और चना। इन चारों चीजों पर अगर पत्थर से आप मारोगे तो उसके दो समान भाग हो जाएंगे, इसलिए ये सब कुछ आएंगे हमारा यहाँ पे, ये पहले वाले खाने में, 4 खाने में। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ ये कि जिस बीज के 2 समान भाग होते हो परंतु कागज का तेलीय न करता हो, यानी कि कागज को तेल वाला न करता हो, उस बीज को दलहन कहते हैं। जिसको पत्थर को जिस बीज पर मारने से उसके समान 2 भाग हो जाते हो, लेकिन उसको कागज पे घिसने से तेल वाला न होता हो, वो सब हमारे क्या हो गए, दलहन। यानी कि दलहन का अर्थ अगर पूछा जाए तो जिस बीज के 2 समान भाग होते हो परंतु कागज को तेल या न करता है, उस बीज को क्या कहेंगे हम, दलहन। फिर दूसरा है जिसका टुकड़ा या चूरा हुआ हो ऐसे बीज, यानी कि हमारे सारे अनाज, गेहूं हो, मक्का, चावल या फिर बाजरा, ये सारे, इस खाने में 4 खाने हैं, वहां पे आपको लिख देना है, यहाँ पे गेहूं, फिर चावल, बाजरा और मक्का, ये चार चीजें हमारे अनाज में आती है। लेकिन ये अनाज को, यानी कि वो सारी चीजें हमारी अनाज में आएगी, जिस बीज के टुकड़े या चूरे होते हो उस बीज को हम अनाज कहते हैं, यानी कि जिस बीज का टुकड़े हो जाते हो उसके हम क्या कहेंगे, अनाज। फिर है चूरा या टुकड़ा को कागज पर घिसने पर कागज ही तेल या हुआ हो ऐसे बीज, यहाँ पे ऐसे बीजों के नाम लिखने जिसमें से तेल बनता हो। जिस बीज का टुकड़ा या चूरा करने पर तेल निकलता हो उस बीज को तेलहन कहते हैं, यानी कि तेलीय कहते हैं। अब हम इसमें लिख सकते हैं हमारी मूंगफली, यानी कि मूंगफली को अगर आप कागज उसको पत्थर से तोड़ के फिर उसको कागज पे घिसोगे तो वो तेल वाला होना ही होना है। फिर दूसरा मक्काई, यानी कि जो मक्का होता है, यानी कि हमारे मूंगफली का तेल, मक्काई का तेल भी बनता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं मकाई। फिर कपास के बीज को, कपासिया जो होता है इसके बीज को भी अगर आप तोड़ोगे तो उसको भी अगर कागज पे घिसोगे तो वो तेल वाला होना ही होना है। या फिर हम कह सकते हैं राई के दाने को भी अगर आप पीसोगे, यानी कि उसको कूटोगे फिर उसको तेल पर घिसोगे तो उसका भी तेल बनता है ना। तो ये सारी चीजें हम तेलहन कह सकते हैं, यानी कि ऐसे बीजों को हम तेलहन कह सकते हैं। जिस बीज का टुकड़ा या चूरा करने पर तेल निकलता हो उस बीज को हम क्या कह सकते हैं, तेलहन। आगे देखिए, बीज की सूची बनाइए। इससे अतिरिक्त जिन बीजों को आपने देखा हो अथवा जानते हो उनका नाम लिखिए। यहाँ पहले में लिखना है कि हमने जो जो बीज देखे हुए हैं वो, यानी कि जिस जिस बीज को आप पहचानते हो वैसे बीज। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गेहूं हमने देखा है, गेहूं, मूंग, बाजरा, सेम, चावल, चना, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है, ऐसे बीज आपने देखे हुए हैं। फिर नीचे वाले खाने में हमें लिखना है न देखे हुए बीज, यानी कि हम कर सकते हैं कि सरसों, हमें सारे लोगों ने सरसों का कैसा बीज आता है वो नहीं देखा होगा। एरंडा, यानी कि जिसमें से दिवेल बनता है वो। राजमा, नागली, मठ, बंटी, ऐसी सारी चीजें के बीज हमने देखे हुए नहीं है, सिर्फ नाम सुने होंगे, हमने बीज नहीं देखे होंगे। फिर नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें अनाज, दलहन और तेलहन के नाम लिखने हैं। तो अनाज में 3 लिखने हैं, जहाँ पे हम लिख सकते हैं गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, जो भी आपको याद हो वो 3 लिख दीजिएगा। फिर है दलहन में मूंग, चना, सेम, अरहर। फिर तेलहन, यानी कि जिसमें से तेल निकलता हो, तो फिर हम वहाँ पे लिख सकते हैं तिल, फिर राई, मूंगफली, कपासिया। मैंने आपको 4 बता दिए, आपको वहाँ पे 3 लिख देने हैं। अब आगे देखते हैं तो है कि बीज के समान टुकड़े हो
ऐसे बीज, यानी कि जिस जिस बीजों के दो समान भाग हो जाते हो वैसे बीजों के नाम। तो वहां पे हम लिख सकते हैं मूंग, चना, सेम, उड़द, अरहर, फिर हो सकता है मठ, दूसरा आपके दो हिस्से, दो बाकी है तो दो आप अपने मन से याद करके लिख दीजिएगा। फिर है बीज का चूराहा या अनेक टुकड़े हुए हो ऐसे बीज, यानी कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, फिर चावल, ऐसी सारी चीजें जो हमारे चूरा हो जाती हो, यानी कि उसको कूटने पर उसका चूरा हो जाता है, वैसी सारी चीजें। तो यहाँ पे जिसका चूरा होता है वैसे लिख देना। जिस बीज के दो समान भाग हो तो उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि जिस बीज के दो समान भाग हो उस बीज को क्या कहते हैं, तो कि द्विबीजपत्री। या फिर हम ऐसा भी पूछेंगे द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, तो जिस बीज के दो समान भाग हो उसे हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री। उसके बाद दूसरा सवाल है कि जिस बीज के दो समान भाग नहीं होते उनको एक बीजपत्री कहते हैं। यानी कि एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं, तो जिसके दो समान भाग ना हो, यानी कि उसका चूरा हो जाता हो, उसे हम कह सकते हैं एक बीजपत्री बीज। अब हमें उसी के आधार पर सारणी लिखनी है, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, उनका हमें विश्लेषण करना है। उसमें से जो ऊपर काउंट्स में दिए गए हैं वहीं से ढूंढकर लिखना है। तो पहला है गुठली। तो गुठली किस में आएगा, गुठली को अगर आप तोड़ोगे, जो आम को खाने के बाद जो उसकी गुठली बचती है उसको अगर आप पत्थर से तोड़ोगे तो उसके दो समान भाग होते हैं, और दो समान भाग होने वाले को क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। इसलिए गुठली हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है एक बीजपत्री, वहां पे हम क्या लिखेंगे, गेहूं को कूटने पर उसका लोट बन जाता है ना, यानी कि आटा बन जाता है। फिर अरहर द्विबीजपत्री में आएगा। फिर सरसों, वो हमारा एक बीजपत्री में आएगा। तोराई, वो भी हमारा एक बीजपत्री में आएगा। बाजरा एक बीजपत्री। फिर मक्का, वो भी एक बीजपत्री क्योंकि वो अनाज है। फिर चावल, वो भी हमारा एक बीजपत्री में आएगा। यानी कि द्विबीजपत्री में सिर्फ दो चीजें आएगी, ये द्विबीजपत्री में सिर्फ दो चीजें आएगी, गुठली और अरहर। बाकी की सारी चीजें कहाँ पे आ जाएगी, हमारी एक बीजपत्री में, यहाँ पे। ओके, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद है 2-3 एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज लीजिए। चाय पीने के कप में, प्लास्टिक की थैली में या घर या विद्यालय के आंगन में इन बीजों को बोइए। हमें एक अवलोकन करना है, यानी कि एक क्रियाकलाप करना है, और हमें जानना है कि कौन सा बीज कैसे वृद्धि करता है वो। तो हमें पहले क्या करना है, तो पहले तो एक द्विबीजपत्री और दो द्विबीजपत्री वाले बीज ले लेने हैं। उसको चाय के कप में या फिर गमले में या फिर प्लास्टिक की थैली में, कहीं पे भी हमें उगाना है। ध्यान रखें कि इन्हें सूर्य प्रकाश मिलता रहे, यानी कि सबको एक समान सूर्य प्रकाश मिलता रहे, वैसे उसको खुले में ही रखना है। इन्हें समय समय पर पानी देते रहिए, उनका प्रतिदिन अवलोकन करते रहिए। अब हमें उस अवलोकन करने पे क्या पता चलता है वही लिखना है। अब उसका अवलोकन करने के बाद हमें लिखना है, पहला सवाल है कौन कौन से बीज पहले अंकुरित होते हैं, उनके नाम लिखिए। अगर पहले कौन कौन से बीज अंकुरित हो गए, तो पहले द्विबीजपत्री वाले बीज ही अवलोकन हो गए। यानी कि सोच लो कि हमने मूंग और गेहूं बोया है, तो पहले मूंग और गेहूं दोनों ही अंकुरित होंगे, यानी कि मूंग का और गेहूं का बीज अंकुरित हो जाएगा, और उसके नाम यानी कि मूंग और गेहूं। कौन कौन से बीज 5वें दिन अंकुरित हुए, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि मूंग और गेहूं तो पहले दिन हो चुके थे। उसके बाद सेम का भी बीज उग गया था। कौन सा बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा हुआ होगा, मूंग का बीज सबसे पहले अंकुरित होकर वो ऊंचा उठ गया होगा, यानी कि वो बड़ा हो गया होगा। किस किस बीज में सबसे पहले 2 पत्ते निकले होंगे, तो अगर हमने मूंग, गेहूं, सेम ऐसी 2-4 चीजें बोई है, तो उसमें मूंग और गेहूं का बीज जो पहले ही दिन अंकुरित हो चुका था, तो उसमें से 2-2 पत्तियां निकली होंगी।
अब नीचे कुछ आपको दिया गया है कि नीचे अंकुरित होते बीज का चित्र बनाइए, यानी कि यहाँ पे जो बीज का अवलोकन करना है उनका हमें यहाँ पे चित्र बनाना है और रंग भरना है। यहाँ पे आपको वैसा ही दिखाई देगा, एक मूंग का है और एक गेहूं का है। देखो पहले दोनों ही साथ में अंकुरित हुए और दोनों में 2 पत्तियां एक साथ में ही निकली है, इसीलिए मैंने वहां पे आपको बोला था। अब आगे है कि लौकी की लता पर आम का फल लगे तो, यानी हमें एक परिस्थिति दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर लौकी की लता पे आम का फल होने लगे तो हम क्या करेंगे, क्या होगा। अगर आम तो हमारी ऐसा सोच सकते हैं ना कि अगर लौकी की लता पे आम लगेगी तो आम के झाड़ पे लौकी लगेगी, तो उसमें मजा आएगा, हमें नहीं आएगा ना। यानी कि आम हमें आसानी से एक तो नीचे ही मिल जाएंगे, तो पत्थर मार के आम तोड़ने का मजा चला जाएगा। वृक्ष पे अगर यानी कि पेड़ पे अगर दूधी लगने लगी, यानी कि लौकी लगने लगी, तो हम लौकी को उतारेंगे कैसे, और लौकी तो कोई खाता नहीं है, तो फिर उसके लिए उसको उतारना, और कौन उसको पत्थर मारने जाएगा। आम को हम पत्थर मार के नीचे गिरा देते, क्यों, क्योंकि हमें आम पसंद है। लौकी को कोई पत्थर मार के नीचे गिराने जाएगा, नहीं जाएंगे। यानी कि जो चीज जैसी है उसी में मजा आता है। फिर है दूसरा सवाल, दुनिया में बीज न हो तो। अगर दुनिया में बीज ही नहीं होंगे तो वनस्पति ही नहीं उगेगी, यानी कि कोई भी प्रकार की पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे किसी ना किसी बीज से ही अंकुरित होकर होते हैं। अगर वही नहीं हुए, यानी कि बीज ही नहीं हुए, तो पेड़ पौधे अंकुरित नहीं होंगे, और पेड़ पौधे अगर वृद्धि नहीं करेंगे, अंकुरित नहीं होंगे, तो हमें फल नहीं मिलेंगे, सब्जियां नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा, दलहन नहीं मिलेंगे, या तेल भी नहीं मिलेगा, यानी तेलहन भी हमें नहीं मिलेगा, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि हमें जीने के लिए खाना जरूरी है और खाने के लिए बीज का होना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है, हम आगे के कितने सारे चैप्टरों में ये भी जान चुके हैं कि बीज यानी कि हमें जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन भी हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन मुक्त करते। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और हमारा जीवन खतरे में हो सकता है, यानी कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। एक तो हमें खाना नहीं मिलेगा और शुद्ध ऑक्सीजन वायु भी नहीं मिलेगा, इसलिए बीज का होना जरूरी है। इसके साथ है कितना सीखे एक। कितना सीखे एक में पहला सवाल है कि अपने विद्यालय के बगीचे की देखरेख के लिए आप क्या क्या करेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हमें कितना सीखे एक, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चैप्टर मिलके कितना सीखे एक है। तो हमने दूसरे चैप्टर में भी दिखा था कि अपने विद्यालय के बगीचे के देखरेख लेके हमें क्या करना चाहिए। तो क्या उसमें उसके हमें पेड़ पौधे बगीचे में जो भी पौधे हुए उसको पानी देना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उसमें समय समय पर खाद डालनी चाहिए, और कोई तोड़े नहीं, इसको नुकसान ना पहुंचाए, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रियाकलाप, वर्गखंड में पानी भरी हुई बाल्टी लाइए, पानी का अवलोकन कीजिए। अब वर्गखंड के सभी विद्यार्थी बाल्टी में हाथ धोएं, पानी का पुनः अवलोकन कीजिए। क्या होगा, नीचे कुछ सवाल दिए गए, उसमें ये लिखना है कि बाल्टी में पहले पानी कैसा था, एकदम साफ सुथरा होगा। फिर हाथ धोने के बाद पानी कैसा हो गया, गंदा, क्योंकि पूरे क्लास ने अगर उसी पानी में हाथ धोए हैं तो हमारे हाथ का कचरा कहाँ चला गया, यानी कि हमारे हाथ का कचरा यानी कि धूल मिट्टी वो सब कुछ कहाँ चले गए, पानी में। यानी पानी कैसा हो गया होगा, अशुद्ध। पानी क्यों गंदा हुआ, तीसरा सवाल, तो पानी इसलिए गंदा हुआ क्योंकि हमारे हाथ का सारा जो भी धूल मिट्टी था, यानी कि जो भी कचरा था वो उसके अंदर चला गया, इसलिए पानी गंदा होगा। फिर है खाने के पहले हमें हाथ क्यों धोना चाहिए। खाने से पहले अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ में लगे हुआ धूल मिट्टी कीटाणु सारे हमारे पेट में जाएंगे और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। यानी कि पहले खाने हम कहीं भी छू लेते हैं, कहीं खेल रहे हैं तो हमारे हाथ पैर कितने मिट्टी वाले हो जाते हैं, इसीलिए हमें खाने से पहले हाथ जरूर धो देने चाहिए। पुरानी वस्तु से कूड़ादान बनाना, कूड़ा मुझे दो, यानी कि ऐसा एक आपको पुरानी जो भी चीज आपको मिले, जो भी आपके घर में नकामा पड़ा हो, उसमें से एक कूड़ेदान का आपको बनाना है और वहां पे ऐसे चिपका देना है लिखकर कि कूड़ा मुझे दो। सोच कर कहिए, नील पानी पीने के बाद नल को खुला
छोड़ कर चला जाता है, वो कौन सी बात है? बहुत बुरी बात है। फिर है रुचा फूल के पौधों को नुकसान पहुंचाती है, वो भी गलत बात है, हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर है वर्गखंड में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। वर्गखंड में कूड़ा करकट किसके वजह से पड़ा होगा? वर्ग के विद्यार्थियों की वजह से। तो हमें विद्यार्थियों यानी कि सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्लास में कचरा इधर उधर न फेंके, हम कचरा पेटी में ही डालें। घर के आसपास पानी से भरे छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पानी के जो भी गड्ढे अगर हमारे घर के आसपास है तो उसमें क्या होगा? पानी भरेगा, उसमें से मच्छर होंगे, और मच्छर क्या फैलाते हैं? रोगों फैलाते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उस गड्ढे को भर देना चाहिए। स्मित विद्यालय नहीं आता है। क्यों स्मित विद्यालय नहीं आता होगा? क्योंकि स्मित को विद्यालय आना पसंद नहीं होगा, उसको विद्यालय में पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, या वहाँ पे होमवर्क वो देते हैं या पढ़ाते हैं, सर टीचर डांटते हैं, वो सब कुछ नहीं पसंद होगा, इसलिए वो नहीं आना चाहता है। तो उसकी जो भी समस्या है उसको हल करके हमें उसको विद्यालय आने के लिए मनाना चाहिए। क्रियाकलाप 3-3 के समूह में यह क्रियाकलाप कीजिए। घर से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के 5-5 बीज लाइए। बीज को पारदर्शी थैली में भरकर चार्ट बनाइए। चार्ट में बीजों का नाम लिखिए, यानी कि इसमें एक चार्ट बनाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और तीसरे चैप्टर के साथ साथ कितना सेके एक भी यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।